चले देखें यार, देखें प्लीज। कहा जब किसी वस्तु को 720 रुपए में बेचा जाता है तो X% प्रॉफिट होता है, और उसी वस्तु को 750 में बेचा जाता है तो X प्लस 5% का प्रॉफिट होता है, तो X का मान क्या होगा। पहले 720 रुपए में बेचते थे, अब 750 रुपए में बेच रहे हैं, यानी कि विक्रय मूल्य जो है ये कितना इंक्रीज कर गया, तो आप बोलेंगे सर विक्रय मूल्य 30 रुपया बढ़ गया। अच्छा एक बात और, पहले X% लाभ होता था, अब X प्लस 5% लाभ हो रहा है, यानी लाभ कितना परसेंट इंक्रीज कर गया, तो आप बोलेंगे सर 5% इंक्रीज कर गया, यानी 5% बराबर 30 है। सवाल कहा X का मान बताइए, ध्यान से देखिए, X का वैल्यू पूछा है और X है क्या, तो सर जब 720 रुपया में बेच रहे थे ना तो X% का लाभ हो रहा था, X का वैल्यू पूछा है, यानी कि आपसे लाभ प्रतिशत पूछा है, कौन सा 720 में बेचने पर जो लाभ होता था वो। तो सर आप बताना 5% 100 है तो क्रय मूल्य, सॉरी 5% 30 है तो क्रय मूल्य, यानी 100% का वैल्यू 5 छक 30 है, 6 गुना 100 600 रुपया क्रय मूल्य आ गया। अब कहा 720 रुपया में बेच रहे थे, तो आप बताइए 600 में खरीदे थे, 720 में बेच रहे थे, तो लाभ कितना हो रहा था 120, और 120 का लाभ कितना पर 600 पर, क्रयमूल पर ना, लाभ हानि क्रयमूल पर होता है, परसेंट 100 से गुना, 0 से 0 6 दूना 12 यानी कि 20%। एक्स का वैल्यू निकालना है, कहने का मतलब हुआ कि लाभ पूछ रहा है, और एक्स क्या है 720 में बेचने पर X% का लाभ होता था, तो खरीदे हैं 600 में, 720 में बेच रहे थे, तो 120 का लाभ 600 पे परसेंट कितना 100 से मल्टीप्लाई कर लिए। देखिए का एक निश्चित राशि पर 4.5 वर्षों के लिए 10% के दर से साधारण ब्याज। अच्छा 4.5 वर्षों के लिए 10% के दर से साधारण ब्याज कितना, तो 4 वर्ष का 10 चौक 40%, और हाफ ईयर का 5%, तो 40 और 5 साधारण ब्याज 45% होगा। ओके आगे कहा कि ये जो साधारण ब्याज है 12,000 के राशि पर 1 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज का 60% है। कहा कि ये जो साधारण ब्याज है ना सर, ये साधारण ब्याज 12,000 रुपए की राशि पर 1 वर्ष के लिए 10% के दर से अर्धवार्षिक रूप से जो चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा उसका 60% है। तो सर 12,000 रुपए की राशि पर बताइए 10% के दर से 1 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, जबकि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है, तो अर्धवार्षिक है, तो बताइए रेट हो जाएगा कितना 5%। टाइम है 1 साल, तो 12 महीना में 6 6 महीना का 2 टर्म यानी 2 साल, तो 5% के दर से 2 साल का CI निकालिएगा, तो ये भी फॉर्मूला से 5 + 5 + 5 गुना 5 यानी कि 25/100, तो ये हो जाएगा 5 5 10, अब प्लस 25/100 यानी 0.25, यानी कि टोटल चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा कितना 10.25%। परसेंट से 2 जीरो कैंसिल, 0, 12 × 5 = 60, हाथ में रखे 24 × 6 = 30, 12 डेसिमल सर 2 अंकों से पहले बैठा दीजिए, यानी कि 1230 रुपया। तो ये क्या आ गया सर, ये आ गया कि 12,000 रुपए की राशि पर 10% के दर से 1 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज अगर अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होगा तो आपको ब्याज मिलेगा 1230 रुपए। अब कहा कि ये जो साधारण ब्याज है इस चक्रवृद्धि ब्याज का 60% है, चक्रवृद्धि ब्याज का 60%, 0 से 0 कैंसिल, 6 तिरिक 18, 6 दूना 12 और 1 13, 6 और 1 7 यानी 738। तो ये जो साधारण ब्याज है 738 है। कहा मूलधन यानी 100% का वैल्यू पूछा है, तो 738/45 गुना 100, 5 × 5 से 20 बार में, 9 से काटिएगा 9 × 8 = 72, 9 दूना 18, तो 0 2 दूना 4, 8 दूना 16, 1640, ऑप्शन ए। देखिए कहा tan 5 tan 25 tan 10 गुना में मान पूछा है, तो देखिए यार एक चीज आप सबको पता होगा, जैसे आप बताना, हम बोले कि सर tan tan 35 डिग्री इंटू tan 55 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर यहाँ पर एंगल तो अलग अलग है सर, तो एंगल को पहला काम है सेम बनाइए, तो एंगल को जब सेम करेंगे तो आप बताना यहाँ tan चेंज हो जाएगा किस में, कॉट में। अब 90 में से 35 जाएगा, कितना बचेगा, 90 में से 35 जाएगा
तो 55 डिग्री बचेगा। अब कॉट थीटा इंटू टेन थीटा क्या होता है 1, कॉट थीटा इंटू टेन थीटा 1 होता है ना। तो अब ऐसे हर सवाल में इस तरीके से बेसिक करके नहीं बनाइएगा, आप सीधे माइंड में ही रखिएगा कि टेन टेन गुना में है एंगल का सम अगर 90 डिग्री है तो वैल्यू हो जाएगा 1, टेन टेन गुना में एंगल का सम अगर 90 डिग्री है तो वैल्यू क्या हो जाएगा 1 होगा। क्लियर है क्यों होगा ये समझ गए हैं। अब देखिए सर यहाँ टेन 5 और टेन 5 और 85 90 मान 1, 25 और 65 90 वैल्यू 1, और टेन 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। तो 1 गुना 1 गुना 1 कितना हो जाएगा 1 होगा। देखिए कहा एक बल्लेबाज एक पारी में 4 रनों से शतक से चूक गया। अच्छा कहा कि 4 रन से सेंचुरी से चूक गया, इसका मतलब है कि उस बल्लेबाज ने मैच में कितना रन बनाया है 96 रन बनाया है। 4 रन से अगर चूक गया यानी कि 96 रन बनाया होगा। और आगे कहा कि उस पारी में उसने छक्का चौका 3 2 और 1 रन के रूप में 1 3 2 7 10 के अनुपात में स्कोरिंग किया। अच्छा छक्का कै गो लगाया है 1 ठो, एक छक्का लगाया यानी कि रन कितने होंगे उसके, रन कितना होगा 6। आइए चौका कितना लगाया है सर, चौका लगाया है 3 ठो यानी 12। सर 3 रन कै बार दौड़ के लिया है सर 2 बार, 3 3 रन लिया है तो 3 दूना। अच्छा सर 2 रन कितना बार दौड़ के लिया है 7 बार यानी 2 सते। अच्छा सर एक रन कितना बार लिया है 10 बार, तो एक रन अगर 10 बार लिए हैं तो 10 रन ही होगा, तो 10। टोटल रन बना है कितना 96, टोटल कितना रन बना है 96 रन, टोटल 4 रन सेंचुरी से चूक गया 96 बना है। अच्छा अनुपात में कितना है टोटल, तो 12 6 8 सॉरी यहाँ से देख लेते हैं 12 14 6 20 10 30 30 12 42 और 6 48 रन बनाए हैं। 48 यूनिट बराबर 96, तो 1 यूनिट बराबर इतना। तो कहा कि उसने 1 रन के रूप में कुल कितना रन बनाया, तो 1 रन के रूप में 10 बनाया है, तो 10 यूनिट का वैल्यू पूछा है तो 10 से गुना, 48 दूना 96 10 दूना 20। हेलो हाँ बात सही है। देखिए कहा कोई व्यक्ति किसी निश्चित राशि को अपने 3 बेटा के बीच 3 4 5 के अनुपात में विभाजित करता है। 3 बेटा के बीच में किस रेशियो में बांटता है, 3:4:5 के रेशियो में बांटता है, ABC के बीच में। कहा यदि उसने इस राशि को 1/3 1/4 1/5 के अनुपात में विभाजित किया होता, देखें यार कहा कि पहले जो 3 4 5 के अनुपात में बांटता है ना, उसी पैसा को अगर 1/3 1/4 1/5 के अनुपात में बांटता तो उसको उस बेटा को जिसे पहले कम हिस्सा मिला था उसे 1188 अधिक मिलते हैं। तो पहला काम तो यह है कि रेशियो भिन्न में दिया है तो इंटीजर में इसको चेंज करिए। तो 2 4 15, 2 4 5 से कटने वाला नंबर 60, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 तिया 60, 15 चौक 60, अब 12 पचे 60 हो गया सर। अब एक चीज बताइए आपको, कहा कि जिस बेटा को पहले सबसे कम मिलता था ना उस बेटा को 1188 रुपए अधिक मिला है। तो आप एक चीज बताइए यहां पर तो टोटल पैसा कांस्टेंट रहेगा सर, पहले बांटना था कुछ पैसा था, उस पैसा को शुरू में बांटना था 3 4 5 के अनुपात में, लेकिन उस पैसा को अब बांटा है 20 15 12 के अनुपात में, यानी कि पैसा तो कांस्टेंट है, टोटल सम तो कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ तीनों को मिलाकर बांटा है कितना 5 4 9 3 12। अच्छा यहाँ बांटा है कितना सर 20 15 35 12 47। आप बताना टोटल सम इक्वल नहीं है तो इक्वल बनाना पड़ेगा, तो ऊपर में 47 से गुना और नीचे में, तो ये अपना टोटल हिस्सा आ गया, टोटल पैसा आदमी का आ गया। अब कहा जिस बेटे को सबसे कम मिलना था उसको 1188 रुपया अधिक मिला। तो एक चीज बताइए आप, सबसे कम किसको मिलता था पहले यार, सबसे कम मिलता था बोलेंगे सर ए को मिलता था 3 यूनिट लेकिन मिला है 20। तो आप बताइए केवल ए को कंसीडर, जनरली रेशियो के एक टर्म में अगर यहाँ 47 से गुना किए तो सब में 47 से गुना, यहाँ 12 से तो सब में 12 से गुना करना पड़ेगा। लेकिन अब आप कैलकुलेशन पूरा प्रोसेस से करने बैठ जाइएगा तो बहुत टाइम खराब हो जाएगा सवाल को करने में। 47 से कोई जरूरत ही नहीं करने का, सब में यहाँ 12 से तो सब में 12 से जरूरत नहीं है मेरे भाई, आपको बस इसको देखना है। सबसे कम जिसको मिलता था 3, 47 से गुना किए तो यहाँ 47 से करेंगे तो 3 7 21 3 चौक 12 2 14, यानी कि सबसे कम मिलता
मिलता था उस बेटे को कितना 141। अच्छा उसको मिला है 20 यूनिट, 12 से गुना किए हैं तो यहाँ भी 12 से, 12 दूना यानी कि अब मिलता है 240। पहले मिलता था 141 लेकिन अब मिल रहा है 240। तो कितना ज्यादा मिल गया सर, कितना ज्यादा मिल गया? तो 99। एक्चुअल में कितना ज्यादा मिला है? 1188। अनुपात में कितना ज्यादा मिला है? 99। तो 99 यूनिट 1188, 1 यूनिट बराबर इतना, 1 यूनिट इतना है। तो कहा टोटल राशि ज्ञात करें। टोटल राशि कितना? तो 12 गुना 47 बोलिए, या 47 गुना 12, दोनों तो बात एक ही है। ये टोटल है। काट दीजिए, 99 एकम 99, 99 दूना 198 हो जाएगा। अब 12 12 144 गुना 47 करिएगा तो 144 गुना 47 करिएगा तो ये 6768 होगा। ओके, समझ गया ना? देखिए कहा एक काम के 1/3 को 10 दिन में करेगा, बी उस काम के 3/5 भाग को 24 दिन में। अच्छा ए अगर 1/3 काम करता है 10 दिन में, 1/3 काम 10 दिन में, तो ये पूरा काम करेगा कै दिन में? 30 दिन में। और कहा कि बी 3/5 भाग 24 दिन में, 3/5 भाग 24 दिन में, तो पूरा काम 5 अठे 40 दिन में। क्या कर रहा है यार ये? बी पूरा काम करेगा कितने दिन में? 40 दिन में। 30 40 का एलसीएम 120, 30 चौक 40 तिया। अब आगे सवाल में कहा यार कि उन्होंने 10 दिन तक एक साथ मिलकर काम किया, बचे हुए काम को सी ने 15 दिन में पूरा किया। बस यहीं तक समझिए। अभी कहा दोनों ने मिलकर 10 दिन तक साथ में काम किया, तो आप बताइए दोनों मिलकर क्या? कहा 10 दिन तक साथ में मिलकर काम किया, दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम? दोनों मिलकर एक दिन में 7 काम करता है, तो 10 दिन में कितना कर दिया होगा? 70 काम। रिमेनिंग बच गया है कितना? 50 काम। और का इस बचे हुए काम को सी जो है 15 दिन में, सी अकेले बचा हुआ काम 15 दिन में पूरा करता है। तो आप लोग बताइए सी 15 दिन में बचा हुआ काम यानी 50 काम ना, तो सी एक दिन में कितना काम करेगा? एक दिन में कितना काम? 50/15, 5 तिया 15, 5 से 10, यानी सी एक दिन में 10/3 काम करता है। और कोई भी वर्कर एक दिन में जितना काम करता है वही उसका क्या होता है? एफिशिएंसी होता है। अब कहा इस काम के 2/3 भाग को सी अकेले कितना दिन में करेगा? इस काम के 2/3 भाग को, तो टोटल काम है 120, और इस काम का 2/3, 2/3 कितना हो जाएगा मेरे भाई? 80 काम। कितना काम? 80 काम। का इस 80 काम को सी कितने दिन में करेगा? 80 काम को सी कितने दिन में करेगा? तो सी के एफिशिएंसी से डिवाइड कर दीजिए। सी का एफिशिएंसी है 10/3, 10 अठे 80, 3 अठी 24 दिन में हो जाएगा। देखें ये आसान सवाल है यार। रेशनलाइज करिएगा तो नीचे वाला के कंजुगेट से ऊपर नीचे गुना कर दीजिए। नीचे वाला के कंजुगेट से ऊपर नीचे अगर गुना करिएगा तो ऊपर है a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, ए प्लस बी का स्क्वायर तो ए स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, 4 3 7 प्लस 2ab, तो 2 दूना 4 √3, और बट्टा में हो जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 √3 का स्क्वायर 3, 4 में से 3 जाएगा 1, तो ये आ गया अपना x का वैल्यू। अब आपसे पूछा है x माइनस 7 का स्क्वायर। अच्छा x का वैल्यू तो है 7 प्लस 4 √3, और माइनस का 7 का स्क्वायर करेंगे ये कट जाएगा। 4 का स्क्वायर 16, √3 का स्क्वायर 3, 16 तिया 48, है ना? 16 तिया 48 जानते हैं क्या करना पड़ेगा? देखिए का ये अच्छा सवाल है।
का 3 के पावर ए, 27 के पावर बी, 81 के पावर सी। जरा बेस को गौर से देखिए, तो क्या बेस इक्वल कर सकते हैं? आप बोलेंगे सर कर सकते हैं। तो यहाँ यह है 3 के पावर ए, 3 के पावर ए बराबर 27 होता है 3 का क्यू, 3 का क्यू यानी कि 3 के पावर 3, और 81 होता है 3 के पावर 4 यानी 3 के पावर 4c। सबका बेस सेम है तो पावर भी सेम हो जाएगा, यानी a बराबर 3, b बराबर 4c। और आप सबको पता है चूंकि यहाँ a इंटू बी इंटू सी का भी मान दिया है, तो एक बात बताइए, आप 3 टर्म आपस में बराबर है, अगर इन तीनों का रेशियो लिखना चाहते हैं, इन तीनों का कहाँ गया सवाल, ओ तेरी, इन तीनों का अगर रेशियो लिखना चाहते हैं, परेशान मत होइएगा आप लोग, क्योंकि आपसे ज्यादा परेशानी में हम हैं, फिर भी पढ़ा रहे हैं, तो आप लोग कम से कम परेशान ना हो, ये सब सही हो जाएगा कुछ दिन में। देखिए 4 तिया 12, बी का वैल्यू 4 एकम 4 और सी का वैल्यू 3 एकम 3। अब सर ये अनुपातिक मान है, ये अनुपातिक मान है, वास्तविक बनाइए, इसको मार दीजिए ना, रुक जाइए, ये लोग भी एंजॉय कर रहा होगा, है ना। देखिए चलिए देखिए, अब ये अनुपातिक मान को वास्तविक बना लेते हैं, x लगा लेते हैं। अब a का वैल्यू 12x, b का 4x, c का 3x, और यहाँ देखिए तो a गुना b गुना c बराबर 144 दिया है ना, यानी कि 12x गुना 4x गुना 3x बराबर 144। तो सर 12 चौक 48 दिया, 144, 144 एक बार में x गुना x, एक्स क्यू बराबर 1 है, तो x बराबर क्या हो जाएगा 1। x का वैल्यू 1 आ गया, तो a का वैल्यू कितना 12, b का वैल्यू कितना 4 और c का वैल्यू कितना 3। ठीक है, ए बी सी तीनों पता करके, और पूछा है 12 इंटू 1/a, का वैल्यू 12 प्लस 1/1/, 2b, b अगर 4 है तो 2b 4 दूना 8, 1/, c का वैल्यू कितना, c अगर 3 है तो 5c यानी 3 पचे 15, तो 12 गुना, अच्छा 12 15 8 का एलसीएम 120 हो जाएगा, तो 12 दहा 15 अठी 15 दह 15 अठे 20 से 8, तो ये 10 15 25 और 8 33, तो 12 से काट दीजिए 10 बार, तो 33/10 ऑप्शन सी। अच्छा सवाल था, थोड़ा सा कैलकुलेशन इसमें करना था, तो उतना तो कर ही सकते हैं, बच्चा थोड़े ना है आप। देखिए कहा कि भरने वाला पाइप एक टैंक को 10 घंटे में भर सकता है, यानी कि ए जो है भरने वाला पाइप 10 घंटे में, अरे वो एक स्प्रे आता है, स्प्रे आता है, वो कर दीजिएगा तो जितना भी फतिंगा वगैरह आ रहा है सब खत्म हो जाएगा।
हाँ उसको ले लीजिएगा। कहा ए जो है 10 घंटा में भरेगा और दूसरा नल जो है पूरे भरे हुए टैंक को 20 घंटे में खाली कर देगा। तो 10 और 20 का एलसीएम 20। 10 दूना 20 भरने वाला है प्लस से 20 एकम खाली करने वाला है तो माइनस है। खाली करने वाला है माइनस है। अब कहा कि यदि खाली टंकी में दोनों नलों को ओपन कर दिया जाए सुबह कितना बजे? 6:30 बजे। सुबह के 6:30 में दोनों को ओपन किए तो टैंक कब भर जाएगा? तो सर जब दोनों को ओपन करिएगा, पहला 2 लीटर भर रहा है, दूसरा 1 लीटर खाली कर रहा है, जब दोनों को ओपन करेंगे 2 लीटर भरेगा 1 लीटर निकाल देगा, तो दोनों जब साथ में चलेगा तो हर घंटे टैंक में पानी जाएगा 1 लीटर और टंकी है 20 लीटर का, तो 20 लीटर भरने में कितना समय लगेगा? 20 लीटर भरने में समय लगेगा कितना? तो 20/1 यानी 20 घंटे। कै बजे हो जाएगा? सुबह 6:30 बजे ओपन किए हैं तो 20 घंटा बाद, 20 घंटा बाद यानी कितना हो जाएगा? 2:30 बज जाएगा। और 2:30 बजे सुबह, सुबह यानी अगला दिन 2:30 बजे। देखिए कहा कि एन संख्या का औसत 55 है। अच्छा सवाल है ये। एन नंबर का एवरेज कितना है? 55 है। कहा कि यदि 70% संख्या में से प्रत्येक में 3 कम कर दी जाए। सुनिए ना, नंबर क्या गो है क्लियर नहीं है, नंबर अननोन है। कहा एन नंबर है। कितना नंबर है? एन संख्या है। तो कहा सर 70% संख्या, तो संख्या जब पता नहीं है, परसेंट में डेटा दिया है तो संख्या कुछ मान लेते हैं। मान लेते हैं नंबर है 100 गो। नंबर है कै गो? 100 गो। और इन 100 संख्याओं का एवरेज है 55। क्लियर है बात? कहा कि 70% संख्या में से प्रत्येक में 3 कमी किया जाता है। अच्छा 100 संख्या, 70% यानी 70 संख्या, और प्रत्येक में 3 3 कम किए। प्रत्येक में से, पहला में से भी 3 कम किए, दूसरा में से भी 3 किए, तीसरा में से भी 3 कम किए। इस तरह से 17 संख्या में से 3 3 कमी किए हैं। तो 70 को मिलाकर टोटल कमी हो गया कितना का? तो 7 21 210 का कमी हो गया। कितना का कमी हो गया? 210 का। अब आगे बढ़िए। आगे कहा ना सर कि शेष संख्या में से प्रत्येक में 5 की वृद्धि की जाती है। तो 70 तो हो गया, 100 में से 70 हो गया, बचा क्या गो? 30 गो। और कहा कि बचला हवा जितना भी है सब में 5 5 जोड़िए, तो टोटल वृद्धि कितने का हो जाएगा? टोटल वृद्धि कितना का हो जाएगा? 30 बचे 150 का। तो आप बताइए सर, 70 संख्या को मिला के 210 का कमी हो गया, 30 संख्या को मिला के 150 वृद्धि किए, तो ओवरऑल चेंज क्या हुआ? तो आप बोलेंगे सर ओवरऑल तो 60 का कमी हुआ, एवरेज में कितना का कमी हुआ है? तो सर नंबर से डिवाइड करिए। टोटल नंबर है 100, तो योग को एवरेज में लाएंगे, नंबर से डिवाइड करेंगे यानी कि -0.6, यानी एवरेज में 0.6 का कमी हुआ। पहले एवरेज था 55, 0.6 घटकर नया एवरेज कितना हो जाएगा? 54.4। तो नया एवरेज 54.4। अच्छा सवाल था, इसको 1 2 बार आप लोग करिएगा। देखिए का एक दुकानदार ने 2 वस्तु प्रत्येक 560 में बेचा है। 2 में से प्रत्येक 560 में बेचा है। प्रत्येक 560 में बेचा कहने का मतलब यह हुआ कि पहला वस्तु का विक्रय मूल्य और दूसरा वस्तु का विक्रय मूल्य दोनों क्या है? बराबर है। और है कितना? ये 560 है। अब आगे कहा कि यदि, कहा कि पूरे लेन देन में कोई हानि तथा कोई लाभ नहीं हुआ, क्योंकि एक वस्तु को 16/2/3% के हानि पर बेची गई और दूसरी वस्तु लाभ पर बेची गई है। कहा नो प्रॉफिट नो लॉस हुआ है और परसेंट में रिजल्ट मांगा है सर, तो इस रियल वैल्यू का कोई यूज नहीं है, इसका कोई यूज नहीं है। बस इसका इसलिए यूज है, इस बात को समझने के लिए यूज किए हैं कि प्रत्येक को 560 में बेचे, यानी पहला का भी विक्रय मूल्य 560, दूसरा का भी विक्रय मूल्य 560, यानी दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है? समान है। ये बात क्लियर हो गया। अब आइए, कहा पहला पर 16/2/3% हानि हुआ। 16/2/3% का फ्रैक्शन 1/6, यानी कि पहला जो वस्तु है, पहला का क्रय मूल्य 6 है, 1 का हानि हुआ, तो पहला को बेच कितना में दिए हैं? 5 में। अब आप बताइए, इसके अलावा अब आपके पास कुछ नहीं है, बस आपको दिमाग लगाना है। सर पहला का विक्रय मूल्य कितना है? 5 है, ठीक है। और यहाँ क्लियर कर दिया कि दोनों का विक्रय मूल्य समान है। पहला का 5 तो दूसरा का भी 5 होगा। और ये भी आपको पता है कि सर 6 में खरीदे थे, पहला को 5 में बेचे हैं,
पहला को 6 में खरीदे थे, 5 में बेचे हैं, यानी पहला पर 1 रुपया का हानि हुआ। और इसने ये भी लिखा है कि पूरे बिजनेस में नो प्रॉफिट नो लॉस हुआ। अच्छा, नो प्रॉफिट नो लॉस कहने का मतलब क्या हुआ कि पहला पर जितना का हानि हुआ दूसरा पर उतना ही का लाभ हुआ है। पहला पर 1 का हानि हुआ तो दूसरा पर 1 का लाभ हुआ होगा। अच्छा, 5 में बेचे हैं, 1 का लाभ कमाए, यानी खरीदे होंगे कितना में, 4 में। खेल खत्म सर। 1 का लाभ हुआ है, दूसरा वस्तु पर 1 का लाभ कितना, करेमूल पर ना, 4 पर। परसेंट 100 से गुना 1/4 यानी 25%। ऑप्शन है भाई। कहा ए और बी के बीच एक चुनाव में बी ने 16,200 मत प्राप्त किए और ए को कुल मतों के 8% से हरा दिया। अच्छा, ए के कुल मतों के 8% से हरा दिया, ए को हरा दिया। बी जो है ए को कितना मत से हरा दिया, 8% से हरा दिया। कहा कि यदि कोई अवैध मत नहीं है तो ए और बी के मतों में कितना का अंतर। अच्छा, एक बात बताइए, टोटल मत कितना होंगे, ए और बी दोनों को मिला के टोटल वोट कितने होने होंगे, कितने हुआ होगा, तो आप बोलेंगे 100%, कोई अमान्य नहीं है। और कहा बी ने ए को हरा दिया, यानी ए को कम मत मिला है बी से, कै परसेंट, 8%। अब यहां से अगर बी का मत आपसे पूछे कि बी का मत बताइए, तो आप सबको पता है कि सर दो संख्या का योग मालूम, उनका अंतर मालूम, बड़ा वाला निकालेंगे, जोड़कर 2 से भागा तो 100 और 8, 108 को 2 से डिवाइड करिएगा, कै परसेंट, 54%। यानी बी को मत मिला है 54%, पर एक्चुअल में मिला है कितना, 16,200, 16,200 मत मिला है। अब कहा कि सर बी के कितने मत का, ए और बी के मतों में अंतर कितना। अच्छा, बी जो है 8% मतों से ए को हरा दिया, 8% से हरा दिया, यानी ए और बी के मत का अंतर तो 8% ना होगा, तो 8% का वैल्यू पूछा है। तो आप बताइए सर, 16,200 आप बट्टा में 54 आ गुना में 8, 54 से काटिएगा, 3 चौक 12, 3 55, 3 बार में कट जाएगा, यानी 300, 8 तिया 2400। ऑप्शन का दो संख्या का एच सी एफ 21 है और एल सी एम एच सी एफ का 221 गुना, एच सी एफ सर 21 है, और कहा एल सी एम जो है एच सी एफ का 221 गुना है। क्लियर है। आगे का उन संख्याओं में से, मतलब दोनों संख्याओं में से एक संख्या 200 और 300 के बीच है तो दूसरी संख्या के अंकों का योग ज्ञात करें। सुनिए जरा। अच्छा, दोनों संख्या का अगर एच सी एफ है 21 से, और आप सभी को पता है कि सर संख्या एच सी एफ से कटता है, और अगर दोनों का एच सी एफ है 21 है, इसका मतलब कि संख्या जो होगा वो 21 का मल्टीपल होगा ना। तो पहला संख्या मान लेते हैं 21 ए और दूसरा संख्या है 21 बी, और दोनों का एलसीएम दिया है, तो एलसीएम अगर निकालिएगा तो 21 ए बी हो जाएगा। दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो 21 ए बी, लेकिन दिया है कितना, 21 गुना 221। काट दीजिए सर, तो ए बी बराबर हो जाएगा कितना, 221। अब यहाँ पर ऐसा दो नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने पर 221 आए, तो आपको लग गया होगा कि सर 2 हो नहीं सकता, 3 नहीं होगा, 5 तो होगा नहीं, 6 नहीं होगा, 7 या कैसे नहीं होगा, 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 10 नहीं, 11, 11 एकम 11 दूना 22 नहीं होगा, 12 से तो होगा नहीं, 13, 13, 13 सत 91, तो 13 और हो गया, 13 और 17। ये थोड़ा सा टाइम लगेगा, ये आपको थोड़ा सा फैक्टर इसका देखना पड़ेगा। 13 17 और बहुत ज्यादा नहीं है, देखने से ही लग जाएगा कि 2 होगा नहीं, 3 नहीं होगा, तो इस तरह से थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। ऐसा भी नहीं है कि देखेंगे ऐसे ऐसे देखेंगे 221 देखे, हाँ 13 गुना 17, इतना भी आसान नहीं है। ये छोटा नंबर नहीं है, 6 नहीं है कि हाँ 2 तिया 6 कर लीजिएगा। तो ये सब बड़ा नंबर है, तो इसका फैक्टर थोड़ा टाइम लगेगा ही आपको। तो ए का वैल्यू 13 मान लिए और बी का मान लिए 17, किसी को 13 17 मानिए, कोई फर्क नहीं। अगर ये 13 है तो 13 एकम 13, पहला संख्या 13 एकम 13, 13 दूना 26 और 1 27। अगर बी 17 लेंगे तो 17 एकम 17, 17 दूना 34 और 1 35। तो दोनों संख्या पता कर गए। अब सवाल में कहा कि एक संख्या 200 और 300 के बीच में, तो देखिए तो 200 और 300 के बीच में यही है ना। कहा कि तो दूसरी संख्या के, ये वाला नहीं सर, एक संख्या जो 200 और 300 के बीच में है ये तो रहने दीजिए आप, दूसरी संख्या जो है उसके अंकों का योग, यानी इस संख्या के डिजिट का सम पूछा है, डिजिट सम। तो 3 और 5 8 और 7 15। ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए कहा 9 अंकीय संख्या इतना इतना 72 से विभाज्य है। अच्छा, ये नंबर जो है 72 से विभाज्य है।
अच्छा कोई नंबर 72 से कट रहा है, इसका मतलब 8 नंबर 72 8 से भी कटेगा और 9 से भी कटेगा, और 8 से कटने का रूल होता है आखिरी का 3 डिजिट, 8 से कटेगा यानी आखिरी का 3 डिजिट संख्या का कटना चाहिए तभी ना 8 से कटेगा। आखिरी का 3 डिजिट अगर कटेगा मीन्स वो कंप्लीट नंबर डिवाइड हो जाएगा। तो 8 चौक 32, 5 5 आ गया तो 8 का टेबल आता है, 5 पर 6 लेंगे तब ना 8 सते 56 होगा, तो n का वैल्यू 6 हो गया। n का वैल्यू कितना 6, और 9 से कटने का रूल है कि डिजिट सम यानी कि अंकों का योग 9 से कटना चाहिए, तो 9 तो कटिए जाएगा, ये 9 कट जाएगा, और क्या कट जाएगा, और कटेगा क्या, तो ये कटेगा 8 और 1 9, 6 या 3 9, बच गया 7 3 10 और m, तो m का वैल्यू क्या ले 7 या 3 10, 9 से कट जाए तो 18, 8 लेंगे तब ना कट जाएगा, तो m 8 है n 6 है। कहा n स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर 36 माइनस m कितना है 8 और बट्टा में 4, तो ये 28/4 यानी कि कितना, कहाँ बैठल है, 28/4 यानी कितना 7। कहता है एक निश्चित धनराशि 15% के दर से 3/1/3 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज। अच्छा 15% के दर से 3/1/3, तो 3 ईयर का तो 15 तिया 45 हो जाएगा, है ना। 1/3 ईयर का तो 15 का 1/3 5, तो 45 5 50% हो जाएगा, है ना। अब देखिए जरा, है ही कहा कि 12% के दर से, तो 12×5 = 60, और 12% के दर से हाफ ईयर का 6, तो 60×6 = 66%। सवाल कहा कि सर साधारण ब्याज से 1840 कम है, कितना कम है 1840 परसेंट में, कितना कम है सर 16%, लेकिन दिया है 1800। सवाल का धन राशि यानी 100% निकाल लीजिए सर, 16 एकम 16, ठीक है, 16 एकम 16, 16×5 = 80 पर 2 जीरो 11,500, ऑप्शन सी। देखिए कहा एक गोले की त्रिज्या 8 है, ठोस बेलन के आधार की त्रिज्या 4 और ऊंचाई h है। कहा बेलन को कुल पृष्ठ एरिया, बेलन का होना चाहिए, बेलन का कुल पृष्ठ एरिया गोले के पृष्ठ एरिया का आधा है, तो बेलन का पृष्ठ एरिया क्या होता है सर 2πr/h प्लस πr² नहीं 2πr², 2πr², ये बेलन का। अब गोला का रेडियस अलग है तो अलग मान लेते हैं कैपिटल आर, तो गोला का पृष्ठ एरिया 4πr², और कहा कि बेलन का जो पृष्ठ एरिया है गोले के पृष्ठ एरिया का आधा है। हो गया काम खत्म, पाई तो कट ही जाएगा, पाई कट गया सर, और 2 भी कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से 2 2 और 2 दूना, और 2 से 2 ये भी कट गया, आर कितना है 4 4 है, तो 4h अब प्लस 4 का स्क्वायर 16, और इसका रेडियस है कितना 8, 8 का स्क्वायर 64, तो 4h बराबर 16 इधर आके घट जाएगा 48, तो h बराबर 12×48 12 सेंटीमीटर। कहा एक मिश्रण में 90 लीटर मात्रा में दूध और पानी का अनुपात 4:1 में है, यानी मिल्क 4 है वाटर 1 है। कहा कि दूसरे मिश्रण के 90 लीटर मात्रा में दूध और पानी का रेशियो 3, यानी दूसरा मिश्रण में दूध 3 है और वाटर 2 है। सवाल का दोनों मिश्रण में दूध की मात्रा का धनात्मक अंतर क्या है, कि दोनों मिक्सचर में दूध के क्वांटिटी का अंतर पूछा है, तो सर ओनली दूध का क्वांटिटी देखेंगे। पहला मिक्सचर है 90 लीटर का, पहला वाला में मिल्क कितना है 4 है, टोटल दिख रहा है ना, हाँ 4, टोटल कितना में 5 में, तो 18×5 = 90, 18 चौक 72 पहला में है। अच्छा दूसरा मिश्रण भी 90 लीटर का है, दूसरा वाला में मिल्क कितना है सर 3 है, टोटल कितना में 5 में, तो 5 से 18×5 = 18 तिया 54, और इन दोनों का डिफरेंस पूछा है 72 और 54 का डिफरेंस कितना हो जाएगा 18 लीटर, ऑप्शन बी। कितना आसान सा सवाल था। देखिए कहा ये तो बना लेंगे ए अनुपात बी इतना। अच्छा पता है रेशियो कभी पॉइंट में नहीं होता, पॉइंट में है तो इसको पहले अरेंज करिए। अरेंज कैसे करेंगे, तो सर यहाँ से डेसिमल हटा दीजिए और यहाँ पे जीरो हटा दीजिए, तो ये हो जाएगा ए और बी। ए और बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, छोटा कर लेंगे तो 2×6 या 4 तिया 12 4×5 20। किसका पूछा है, बी और डी ना पूछा, ए बच जाएगा, छोड़िए ना,
BHC हटाइए, 0 हटाइए, 5 दिया 15, 5 चौक। और भी तरीका है, ऐसा नहीं इससे आसान तरीका है, लेकिन अब लिख दिए हैं तो ऐसे ही बनाएंगे, क्योंकि बहुत मुश्किल है यार। 2:3 इतना ये तंग कर रहा है कि देखिए, ए का वैल्यू A B C और D कंप्लीट है, लिख देते हैं। ए का वैल्यू निकालना, सारा फर्स्ट रेशियो को गुना करके फर्स्ट में लिखिए, या फिर सारे सेकंड वाला को गुना करके लास्ट में कर लीजिए। पहले गुना कर लिए, पहला को गुना करके पहला लिख देते हैं। 3 तिया 9 दूना 18। कंपेयर करिए, A 3 है यहाँ, A 18 है, तो 3 छक 6 गुना, तो 5 छक 30। अब यहाँ इसका कोई जरूरत नहीं, यहाँ ये B कितना है 3, 3 है यहाँ 30 है, 10 गुना है तो 10 चौक 40, 10 चौक 40, खत्म। C 2 है, यहाँ C 40 है, 20 गुना, तो यहाँ 20 तिया 60। अब सवाल पूछा B और D का मान, तो B है 30 और D है 60, तो रेशियो हो जाएगा 1:2, है ना। ए और डी भी निकाल सकते थे, ए और डी निकाल के पहला से कंपेयर कर लेते, वैसे भी कर सकते थे, पर जरूरत नहीं था वैसे करने। देखिए कहा इनका जो है HCF, XYZ का HCF निकालना है। अच्छा, HCF अगर निकालना है तो आपको पता है HCF के लिए क्या होगा सर। HCF अगर निकालना है, सुनिए जरा, HCF और LCM दोनों निकाल लेते हैं। अगर LCM निकालना होगा ना, तो LCM में होता है ऑल बेस एंड मैक्सिमम पावर, ऑल बेस मैक्सिमम पावर, और HCF में होता है कॉमन बेस मिनिमम पावर। तो HCF निकालना है तो कॉमन बेस मिनिमम पावर, कॉमन कहने का मतलब जो तीनों ग्रुप में हो। देखिए दो तीनों में है क्या, सब में है, दो यहाँ है वहां है। अब दो के पावर मिनिमम 3 2 4, तो 2 है मिनिमम। 3 सब में है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, वहां भी है 3। और 3 के पावर मिनिमम यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, वहां कुछ नहीं है। तो अब 5, 5 सब में है, यस सर 5 है, और 5 के पावर मिनिमम 1, यहाँ 2 और यहाँ 3, तो 1 2 3 1, यानी कुछ नहीं। 7 है सब में, यस 7 भी है, और 7 के पावर 3 2 और यहाँ कुछ नहीं, यानी 1। अच्छा, HCF निकाल रहे हैं यार, HCF है, तो HCF में कॉमन बेस मिनिमम पावर, तो सब कॉमन है, पावर मिनिमम लिख लिए। 4 तिया 12 पचे 60, 60 गुना 7 6 सते 42, 420 का एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज है ABC, नाम से क्लियर है, दो भुजा बराबर होगा, और बोला है AB और AC बराबर है, और ये है कितना 26 26। आगे का BC का लंबाई 20 है। सर ये कंप्लीट BC जो है 20 है। सवाल का त्रिभुज ABC का एरिया ज्ञात करें। अच्छा आप बताइए, अगर हाइट मालूम कर लें तो काम बन जाएगा। और आप सबको पता है कि सम द्विबाहु हो या समबाहु हो, बराबर भुजा के कॉमन वर्टेक्स से अगर सामने वाली भुजा पर जो लंब डालिएगा, ये लंब हाइट का तो काम करेगा ही, साथ के साथ ये जो लंब है हाइट तो होगा ही, साथ के साथ ये इसका मीडियन भी होगा, माध्य का भी होगा, यानी बेस को दो इक्वल पार्ट में भी डिवाइड करेगा। दो ट्रायंगल है समबाहु और समद्विबाहु, दो त्रिभुज ऐसे हैं जिसका जो हाइट होता है वही इसका ऊंचाई भी होगा, सॉरी जो हाइट होगा वही इसका इसका मीडियन भी होगा, क्योंकि दो भुजा इक्वल है, तो इक्वल भुजा के कॉमन वर्टेक्स से सामने वाली भुजा पर जो लंब डालिएगा, ये लंब आधार को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, यानी कि लंब ही मीडियन का काम करेगा। पूरा 20 है तो ये वाला हो जाएगा 10 और ये वाला भी। अच्छा ये राइट एंगल है क्या, 90 के सामने ये कर्ण है, ये बेस है, 10 है 26 है, ट्रिपलेट याद होगा, 2 बचे 10, 2 से 13, तो 13 आप 5, तो ये हो जाएगा 13, ये 5, तो 12 दूना 24 हो जाएगा। तो ये हो गया हाइट 24। अरे नहीं समझे, 10 है 26 है ना हो, तो ये 2 पचे 10 और 2 गुना 13 26 है, तो ये 5 13, तो ट्रिपलेट 12 ना, तो 2 से गुना करिएगा ना, क्योंकि 2 सब में है, तो 2 से यहाँ भी, तो 12 दूना 24 हो जाएगा। और बेस मालूम हाइट मालूम, तो एरिया हो जाएगा हाफ बेस इंटू हाइट, तो 1/2 गुना 1/2 गुना बेस है, इस ट्रायंगल का पूरा बेस कितना है 20 और हाइट कितना है 24, तो 2 से काटिएगा, 12 दूना 24, 12 दूना 24, 240। कहा कि एक कंटेनर में 80 लीटर दूध है, इसमें से 8 लीटर दूध निकाला गया और उसके स्थान पे पानी मिला दिया गया।
इस कंटेनर से 8 लीटर मिश्रण निकाला गया और उसके स्थान पे पानी डाला गया। तो ये दूसरा बार हुआ। पहला बार 8 लीटर दूध निकाले और उसके स्थान पर पानी मिला है, तो टोटल दूध था 8 लीटर, दूध निकाले पानी मिला है, तो बहुत दूध नहीं बचा, मिक्सचर बन गया। अब का पुनः उसमें से 8 लीटर मिक्सचर निकाला गया और उसके स्थान पे पानी डाला गया, और इस प्रक्रिया को एक बार और किए। तो एक बार शुरू में, फिर एक बार और एक बार और किए, तो टोटल 3 बार। आ जाइए, तो आप बताना टोटल मिल्क कितना था। टोटल मिल्क कितना था, तो आप बोलेंगे सर टोटल मिल्क था 80 लीटर। अच्छा आप बताइए, अगर 8 लीटर निकाल लिए तो शेष मिल्क बचा है कितना। शेष मिल्क बचा है कितना, तो आप बोलेंगे सर 72 लीटर। शेष बचा है क्या लीटर, 72 लीटर शेष बचा। तो एक प्रोसेस के बाद टोटल मिल्क और रिमेनिंग मिल्क का रेशियो कितना होगा, तो 8 से 10 बार और 8 से 9 बार। ठीक है, एक प्रोसेस 80 लीटर था, 8 निकाले बचा 72, तो रेशियो कितना हो गया 10 से 9। एक प्रोसेस में 10 से 9, 3 प्रोसेस किए हैं, तो कितना क्यूब कर लीजिए, तो 1000 और 9 का क्यूब 700। पूछा है सर कि बताइए अब मिश्रण में दूध कितना है। अच्छा आप बताइए एक्चुअल में टोटल दूध कितना था। एक्चुअल में टोटल दूध था क्या लीटर, 80 लीटर। टोटल कितना 80 लीटर। अनुपात में टोटल कितना है 1000, तो 1000 यूनिट बराबर 80 लीटर, 1 यूनिट बराबर 80/1000। अब पूछा है दूध कितना, तो 729 यूनिट का वैल्यू पूछा है। 10 से 10, 8 नमा 72, 2 सबका है। 8 दूना 24, 24 8 नमा 72 ना, हाँ 7, 8 दूना 24 और 7 31, 3 8 सते 56, 8 सते 56, 56 और 3 60। बट्टा वाला 100 हटाइएगा, 2 अंक से पहले डेसिमल, यानी 59.12। कहाँ गलती कर दी है यार, 729 है ना। तो 9 8 72, 7 9 दूना 18, 7 18 और 7 देख रहे हैं 72, 9 दूना सॉरी 8 9 72, 8 दूना 16 और 7 16 और 7 23, हाथ मेरा 2, 8 7 56 और 2 58 होगा यार, 100 हटाएंगे 58.32। देखिए क्या अप्रैल में एक किताब की दुकान के लाभ में 25% वृद्धि हुई, मई में 20% कमी हुई, अप्रैल के आरंभ की तुलना में मई के अंत में दुकान में कितना। तो ये सक्सेसिव घटना घटाना, पहला महीना में 25% बढ़ा, नेक्स्ट मंथ में 20% घट गया, तो ये सक्सेसिव घटना है। सक्सेसिव है तो ये भी लगा लीजिए, 25 बढ़ा है, सेकेंड मंथ में 20 कम हो गया, प्लस इंटू माइनस माइनस, ए गुना बी बट्टा 100, 20 पचे 25। अच्छा 25 में से 20 गया 5, 5 में से 5 गया 0%, यानी नो चेंज हुआ है, कोई चेंज नहीं हुआ है, समान रहा है। देखिए कहा गीता जी हैं ये, कहा गीता लता और माधुरी, गीता लता और माधुरी के एज का रेशियो है 5 6 3, यानी गीता जी का एज है 5, लता जी का एज है 6 और माधुरी जी का एज है 3। का उनकी औसत आयु 42। अच्छा 3 लोगों का औसत 42 है, तो टोटल कितना हो जाएगा 42 गुना 3, 42 गुना 3 यानी कि टोटल हो जाएगा 126। तीनों को मिलाकर टोटल एज है 126। अनुपात में टोटल 5 6 11 और 3, 11 और 3 14, लेकिन एक्चुअल में 126 है। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 9। 1 यूनिट 9 है, तो लता की आयु, तो लता जी का एज कितना है 6, तो 9 छक 54, 9 छक 54। 1 यूनिट बराबर 9 हो और 6 यूनिट बराबर 54। कहा एक नौ धारा के, हाँ ये सवाल अच्छा थोड़ा समझिए। कहा एक नौ धारा के दिशा में एक निश्चित दूरी तय करने में, धारा के दिशा में जब जाइएगा तो आपका स्पीड बढ़ जाएगा, यानी कि बोट प्लस वाटर। और धारा के विपरीत दिशा में समान दूरी, अच्छा धारा के विपरीत दिशा में अगर जाइएगा तो आपका चाल घट जाएगा, यानी कि बोट माइनस वाटर। और कहा कि धारा के दिशा में जाने में जो समय लगा है ना, धारा के विपरीत डायरेक्शन में समान दूरी तय करने में लगे समय का, धारा के विपरीत दिशा में लगे समय का, धारा के अपोजिट लगने वाले समय का, तो का वाला नीचे, यानी धारा के अपोजिट डायरेक्शन में समय 5, तो धारा के डायरेक्शन में समय 3, तो ये टाइम का रेशियो हो गया। अब कहा कि टाइम और चूंकि डिस्टेंस कांस्टेंट है, क्लियर किया है, तो टाइम और स्पीड एक दूसरे का इन्वर्स हो जाएगा, स्पीड 5:3। और आपको तो कई बार बताया या पता भी होगा, सबको पता है कि अगर दो बोट प्लस वाटर कितना है 5 और बोट माइनस वाटर कितना है, तो दो संख्या का योग मालूम, उनका अंतर मालूम, अगर
बोट का वैल्यू निकालेंगे, यानी बड़ा वाला तो जोड़ कर 2 से भागा, 5 या 3 8 को 2 से डिवाइड करिएगा 4, छोटा वाला तो घटा कर 5 में से 3 गया, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये स्पीड का रेशियो आ गया कि बोट का चाल 4 है। ये धारा के डायरेक्शन में चाल 5 है सर, और ये धारा के विपरीत चाल है 3। तो बोट का चाल तो जोड़ कर 2 से डिवाइड, वाटर का तो घटा कर 2 से डिवाइड 1 है। देखिए ना, बोट प्लस वाटर 5 हो जाएगा, 4 में से गया 3 हो गया। अब कहा धारा का चाल है 4 किलोमीटर पर आवर, तो 1 यूनिट का वैल्यू दिया है 4 किलोमीटर पर आवर, 1 यूनिट का वैल्यू 4 किलोमीटर पर आवर, तो बोट का चाल यानी 4 यूनिट का वैल्यू 16 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। अब कहा कि 18 किलोमीटर धारा के डायरेक्शन में और 15 किलोमीटर धारा के अपोजिट डायरेक्शन में अगर आप जाइएगा कितना समय लगेगा, तो आप बताना 18 किलोमीटर अगर आप धारा के डायरेक्शन में जाइएगा तो समय कितना, दूरी बट्टा चाल, डायरेक्शन में जाएंगे चाल जुड़ जाएगा, 16 4 20। और अगर आप 15 किलोमीटर धारा के विपरीत जाइएगा तो समय कितना, दूरी बट्टा चाल, अपोजिट जा रहे हैं तो चाल घटेगा, 16 में से 4 गया 12, काटा पीटी मचा दीजिए, 2 से 10 और 2 से 9, 3 चौक 12, 3 पचे 15, एलसीएम हो जाएगा 20, 10 दूना दूनमा 18, 4 पचे 5 पचे 25, 18 और 25, 18 और 25 43 हो जाएगा, तो 20 दूना 40, 20 से कम 20, 10 20 पचे 100, 2.15 आवर, ऑप्शन सी। अच्छा सवाल था। देखिए कहा कौन सा कथन सत्य है, असत्य है यानी गलत है। एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, यस एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या सर। प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर क्या होता है, तो काउंटिंग में यूज होने वाले जितने नंबर हैं सब नेचुरल नंबर है। तो काउंटिंग जैसे हम बोले कि आपके हाथ में कितना उंगली है जरा काउंट करिए, तो काउंटिंग कहां से शुरू करिएगा कि 0 1 2 3 4, ऐसे थोड़े ना बोलिएगा 1 2, काउंटिंग हमेशा 1 से शुरू होता है, यानी कि नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है, 1 2 3 4 5, और कहाँ तक जाता है, तो जहां तक आपका औकात है वहां तक लिख लीजिए। तो ऐसे तो इनफाइनाइट है ना, तो अनंत है। तो 1 से शुरू करके अनंत तक ये सब प्राकृतिक संख्याएं हैं। कहा कि एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, यस सर एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, कोई सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या मौजूद नहीं है। सच में कोई सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या मौजूद नहीं है, क्योंकि संख्याओं का जो सीरीज है इनफाइनाइट तक नंबर है, तो सबसे बड़ा नेचुरल नंबर नहीं बता सकते आप, यानी मौजूद ही नहीं है। तो ये भी सही है, ये भी सही है। कहा कोई सबसे बड़ी पूर्ण संख्या मौजूद नहीं है। अच्छा पूर्ण संख्या यानी होल नंबर क्या होता है, तो नेचुरल नंबर का जो ये सीरीज है ना, ये जो नेचुरल नंबर का सीरीज है, ये नेचुरल नंबर का जो सीरीज है अगर इसमें 0 शामिल कर दीजिएगा तो ये सीरीज जो है अपना ये होल नंबर का हो जाएगा। ये सीरीज किसका हो जाएगा, होल नंबर का। तो कहा कोई सबसे बड़ी पूर्ण संख्या मौजूद नहीं है, तो हाँ कोई सबसे बड़ी पूर्ण संख्या भी नहीं मौजूद है, ये इनफाइनाइट है। अब आगे बढ़िए, आगे कहा शून्य सहित सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक है। नहीं सर, शून्य सहित सभी प्राकृतिक संख्या पूर्णांक नहीं है। शून्य सहित सभी प्राकृतिक संख्या को पूर्णांक, सॉरी कहा शून्य सहित सभी प्राकृतिक संख्या को पूर्णांक कहा जाता है। नहीं सर, पूर्णांक कहते हैं पूर्णांक में निगेटिव और पॉजिटिव नंबर, निगेटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर को मिला, ऐसे 0 पूर्ण संख्या बोलिए, निगेटिव नंबर और होल नंबर को मिलाकर इंटीजर बनता है। जैसे मान लीजिए ये लाइन है, ये 0 है, इधर दाएं साइड जाएंगे तो पॉजिटिव वैल्यू आएगा, कहां तक, तो आप बोलेंगे सर इनफाइनाइट तक, प्लस इनफाइनाइट तक। इधर आएंगे तो वैल्यू निगेटिव आएगा, कहां तक, तो सर माइनस इनफाइनाइट तक। तो ये माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक जितने भी बीच में वैल्यू आएगा ये सब इंटीजर कहलाता है। जैसे ये 0 से लेकर अनंत तक ये तो पूर्ण संख्या है, और इधर ये सब निगेटिव नंबर है, सबको मिलाकर कंप्लीट जो है पूर्णांक इंटीजर कहलाता है। तो इंटीजर में निगेटिव नंबर भी आता है और पॉजिटिव नंबर भी आता है और 0 भी आता है। इंटीजर बस ध्यान रखिएगा, जिसको भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते वो इंटीजर कहलाएगा। इंटीजर कभी फ्रैक्शन में नहीं होता, चाहे निगेटिव हो पॉजिटिव हो चलेगा, पर फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। तो कहा शून्य सहित सभी प्राकृतिक संख्या को पूर्णांक कहा जाता है। शून्य सहित सभी प्राकृतिक संख्या को पूर्णांक नहीं, निगेटिव हो पॉजिटिव हो 0 सब मिला के, तो यही वाला क्या है, गलत है। का एक व्यक्ति ने अपने 3 पुत्र एबीसी के बीच 1260 सिक्कों को क्रमशः 2 3 4 के अनुपात में बांटा, वितरित करने का फैसला किया। 1260 सिक्का है, जिसको पहला बेटा को कहा कि 2 को देंगे, और दूसरा को 3 को बोला देंगे, और तीसरा को बोला 4 को देंगे। आगे कहा लेकिन गलती से उसने उस सिक्के को, वही 1260 सिक्का को गलती से तीनों बेटा के बीच में बांट दिया, 2 3 और x के अनुपात में।
तो कहा इस प्रकार सी को 200 सिक्के कम मिले। अच्छा आराम से, पहले जो 2-3 तरीका है बनाने का, लेकिन हम ऐसे बता रहे हैं 1260 सिक्का है, इसमें से सी को पहले कै को मिल रहा था, सी को चूंकि 200 कम मिला है तो ओनली सी को कंसीडर करिए। सी को पहले कितना मिल रहा था? 4। टोटल कितना में 4 3 7 2, ठीक है। अब 1260 सिक्का में से जो गलती से दिया उसमें सी को मिला कितना? एक्स। टोटल कितना में 2 3 5 प्लस 1, यानी पहले 1260 में से सी को मिलना था इतना, लेकिन गलती से 1260 में से सी को मिला इतना, और सी के हिस्से का जो अंतर है कै सिक्का कम मिला है, दूसरी बार जो मिला है सिक्का ये कै कितना कम है? 200। बस हो गया। 9 1 9 चौक 36, 14 चौक 56, 560, 220 इधर आके घटेगा 560 में से तो बचेगा 360, और ये उधर जाके प्लस का हो जाएगा 1260 गुना एक्स बट्टा 5 प्लस एक्स। काटा पीटी मचा दीजिए, 0 से 0 कट जाएगा ना। अब काटिएगा तो 9 चौक 36, 9 1 कम, 9 चौक 36, ओ कटेगा 2 दूना 4, 2 सते 14, क्रॉस करिएगा 5 दूना 10 प्लस 2x बराबर 7x। तो आप बताना 2x उधर जाके घटेगा 5x बराबर 10, तो x बराबर कितना? और यही x का वैल्यू निकालना है। ठीक है, हम बोलेंगे ऐसे बना लीजिए, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं, आसान सा सवाल था, और भी तरीका है करने का, पर ये भी खराब नहीं है। का यूनिट डिजिट निकालना है, यूनिट डिजिट निकालने में तो आपको महारत हासिल है। पावर को कितना से डिवाइड करते हैं सर? 4 से। पावर को 4 से, अच्छा सबसे पहले तो इकाई अंक निकालना है, तो बाकी केवल इकाई अंक को कंसीडर करिए, बाकी डिजिट से तो कोई मतलब नहीं है, ऐसी तैसी कर दीजिए इसका। अब ये है 2 के पावर 9 गुना 7 गुना 5 गुना 3 गुना 1। अब पावर को कितना से? 4 से डिवाइड करिए, 4 दूना 8, रिमाइंडर 1, 4 दूना 8, रिमाइंडर -1, निगेटिव रिमाइंडर बचेगा। 4 एकम 4, रिमाइंडर पॉजिटिव, 4 एकम 4, निगेटिव रिमाइंडर। 4 से 1 है तो एक ही रिमाइंडर बचेगा। अब साइन, प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, यानी कि प्लस हो गया। एक गुना एक गुना एक गुना एक करिए, कितनों बार एक ही आएगा, तो 2 के पावर 1, यानी रिमाइंडर कितना हो जाएगा? 2। और ये सवाल जो है ना इस बार यूपीएससी सी सेट में पूछा हुआ, अभी कुछ दिन पहले जो एग्जाम हुआ था उसका ये सवाल। आसान सा ही सवाल था, बहुत था नहीं, ऐसा नहीं, मेरा बताने का मकसद ये नहीं कि आपको डरा रहे, बस बता दिए। का 12 पुरुष और 10 महिलाएं काम को 14 दिन में, 12 मैन और 10 ओमैन जो है ये लोग काम को कर देगी कै दिन में? 14 दिन में। कहा कि बताइए 42 मैन और 35 ओमैन उसी काम को कितने दिन में करेंगे? एक बात बताएं, ये सवाल को एक नज़र में अगर आप देखे होंगे ना तो सी एंड डी आंसर लगा दिए होइएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ठीक है ना, ऐसा इस वजह से कि इसका टाइम दिया ही नहीं है, तो मैन और वोमेन के बीच एफिशिएंसी निकाल ही नहीं पाइएगा, और जब एफिशिएंसी नहीं निकालिएगा तो सवाल कर नहीं पाइएगा। लेकिन मेरे भाई एक चीज ध्यान में रखिएगा, अगर यहाँ पहले जैसे बताइए मैन पहले 12 था, अब आदमी कै गो हो गया? 12 मैन 10 वोमेन मिलकर 14 दिन में कर रहा है काम। आपसे बोला 42 आदमी और 35 महिला उस काम को कै दिन में, तो आदमी का संख्या, आदमी कै गुना हो रहा है? आदमी कै गुना है? तो 42 बट्टा 12, 42 बट्टा 12, 6 दूना 12, 6 सते 42, 7 बट्टा 2 यानी 3.5 गुना, आदमी 3.5 गुना हो रहा है। अच्छा महिला 10 से 35 हो गई, यानी ये भी कै गुना हो गई? 3.5 गुना हो गए, 35 बट्टा 10 यानी 3.5 गुना हो गए। अगर यहाँ पर दोनों सेम रेशियो में अगर बढ़ा है ना, यहाँ पे दोनों मैन और वोमेन का रेशियो अगर सेम है, तब आप इस सवाल का आंसर दे पाइएगा। ये चीज ध्यान में रखिएगा, बहुत जरूरी है। अगर रेशियो सेम, जैसे आदमी हो जाता 5 गुना, महिला हो जाती 3 गुना, तो सवाल का आंसर हो जाता सी एंड डी। लेकिन यहाँ पे मैन और वोमेन सेम रेशियो में है तो आप आंसर दे सकते हैं। अच्छा एक बात बताइए, आपको बोले कि 10 आदमी जो है, 10 मैन किसी काम को करेगा 18 दिन में, तो बताइए 5 मैन कै दिन में करेगा? तो आप बोलेंगे सर आदमी का संख्या आधा हो गया, आदमी का संख्या आधा हो गया, यानी कि टाइम 2 गुना लगेगा, 18 दूना 36 बोलेंगे ना यार। हम बोले कि सर आप बताना 20 आदमी किसी काम को, 20 आदमी किसी काम को 36 दिन में करता है, तो बताइए बताइए 50 आदमी या फिर 10 आदमी, सॉरी 10 ने 5 लेते हैं,
5 आदमी काम को कै दिन में करेगा? तो आप जरा बताना, आदमी का संख्या 20 था, 5 हो गया यानी चौथाई हो गया, तो टाइम भी 4 गुना लगेगा ना हो। तो चलिए ये तो समझ ही गए कि अगर आदमी का संख्या चौथाई हो रहा है तो टाइम 4 गुना लग जाएगा, आधा हो रहा है तो 2 गुना समय लगेगा। तो यहाँ पर जरा बताइए, तो यहाँ पे अगर आदमी वर्कर का संख्या 3.5 गुना बढ़ गया, वर्कर का संख्या अगर 3.5 गुना बढ़ गया, तो टाइम जो है 1/3.5 गुना का इनवर्स हो जाएगा, 1/3.5 गुना लगेगा। तो 14 का 1/3.5 निकालिएगा, डेसिमल हटाएंगे 0, 5 0 हो जाएगा। 5 दूना 10, 5 सत्ते 35, 7 दूना तो 2 दूना 4 दिन लगेगा। कै दिन लगेगा? 4 दिन। बहुत अच्छा सवाल था, मतलब बहुत अच्छा नहीं, मतलब ठीक ठाक सवाल था। लोग गलती करता है ऐसे सवाल में, बिना सवाल में चीजों को पढ़े ही लोग बना देता है तो गलती हो जाता है। अब कहा एक्स स्क्वायर का गुणनक, आप बताइए इसका फॉर्मूला अगर आप खोलिएगा, इसको लिखिएगा, तो अब पूरा लिखने का जरूरत नहीं है, आपको पता है 1 क्यू, एक्स के पावर 3 रहेगा, लेकिन हमको चाहिए एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट, 1 क्यू खत्म, बी क्यू खत्म, 3 ए स्क्वायर बी 3 ए स्क्वायर, तो 2x का स्क्वायर करिएगा तो 4x स्क्वायर इंटू बी यानी कि बाई, तो 4 तिया 12 x स्क्वायर बाई, और आपको पूछा एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का केवल इसका पूछा है। अच्छा इसके बाद वाला अगर लिखेंगे ना 3 a स्क्वायर बी प्लस 3 a बी स्क्वायर, तो बाई स्क्वायर वहां एक्स ही रहेगा तो वो खत्म। तो आप बताइए ये 12 बाई एक्स स्क्वायर का गुणज कितना है? 12 बाई, ऑप्शन डी। नहीं समझे तो फॉर्मूला पूरा लिख लीजिएगा, समझ ही गए होइएगा, कल वाला सेट में भी पूरा डिटेल में बता दिए थे, तो नहीं तो कल वाला देख लीजिएगा। देखिए ये सवाल लास्ट है, वाह। देखिए यार, का एक त्रिभुज एबीसी में भुजा एसी की लंबाई, एक त्रिभुज है एबीसी का एसी की लंबाई एबी के लंबाई कै के 2 गुना से 4 सेंटीमीटर अधिक है। तो ए बी का लंबाई अगर x है तो ए सी का लंबाई ए बी के लंबाई के 2 गुना से 4 ज्यादा, और बी सी का लंबाई ए बी के लंबाई के 3 गुना से 4 सेंटीमीटर कम है। कहा त्रिभुज ए बी सी का परिमाप 60 है। अच्छा ए बी सी का परिमाप 60 है। पेरीमीटर क्या होता है? कंप्लीट बाउंड्री का लेंथ परिमाप कहलाता है। कंप्लीट बाउंड्री का जो लंबाई होता है उसी को बोलते हैं हम लोग परिमाप। तो आप बताना 3x 2x और x, 5 और 1 6x, -4 + 4 खत्म, 6x बराबर 60, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 10। ये आ गया x। तो पहला भुजा कितना है सर? 10। दूसरा 10 दूना 20 और 4 24, 10 या 30 में से 4 गया 26। अच्छा 10 24 और 26 को देखकर मन में कुछ आ रहा है? अभी ट्रिपलेट, अभी ये बताया 10 24 26 ट्रिपलेट है। अगर 10 24 26 याद नहीं है तो इसका रेशियो देख लीजिए, 10 24 26 का रेशियो ले लीजिए, 2 5 10, 2 से 12, 2 से 13, यानी ट्रिपलेट है ना। तो ये चीज ध्यान में रखना है, ये ट्रिपलेट है सर। और अगर ये ट्रिपलेट है इसका मतलब ये ट्रायंगल राइट एंगल है, और राइट एंगल में सबसे बड़ी भुजा कर्ण होता है। राइट एंगल का एरिया पूछा है तो एरिया होगा हाफ बेस, ये तो कर्ण हो जाएगा ना, तो इसको हटा ही दीजिए, इससे कोई मतलब है ना। तो बाकी 10 गुना 24, 2 से 12 बार में 12 दहा 120। तो चलें यार, खत्म हो गया ये। और आप लोग थोड़ा सा देखिएगा, मैनेज करना, थोड़ा सा भी प्रॉब्लम तो आ ही रहा है, लेकिन धीरे धीरे थोड़ा सा भी कुछ दिन और चलने दीजिए, उसके बाद सब धीरे धीरे सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलें आज के लिए यहीं तक मेरे प्यारे भाई। थैंक यू यार, धन्यवाद, थैंक यू।